Let's revise India Study 4 Interim Financial Reporting, a very simple and small topic. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट लेते हैं, इसको हम समझते हैं. इंटरिम पीरियड क्या होता है? इट इज़ अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड शॉर्टर देन अ फुल फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है 12 मंथ्स का. स्टार्ट होता है 1 अप्रैल ईयर से लेके 31 मार्च तक. 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 मार्च 2 तक का हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर. अगर इससे कोई भी शॉर्टर पीरियड के लिए हम रिपोर्टिंग करते हैं वो हो जाती है इंटरिम पीरियड. शॉर्टर पीरियड हो सकता है क्वार्टर बेसिस की रिपोर्टिंग यानी 3 मंथ्स, हाफ ईयरली की हम कर सकते हैं 6 मंथ्स, हम 9 मंथ्स की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, 4 मंथ्स की भी, 8 मंथ्स की भी, 11 मंथ्स की भी. एनी रिपोर्टिंग विच इज शॉर्टर देन अ फुल फाइनेंशियल ईयर बनेगा वो इंटरिम पीरियड. इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में क्या आएगा? means a financial report containing either a complete set of financial statements or a condensed financial statement. कंप्लीट मतलब एज पर इंडियस 1 जो भी रिक्वायरमेंट्स है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, कंप्लीट सेट जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, वो सब कुछ हमें फॉलो करना है अगर हम कंप्लीट सेट्स बना रहे हैं. कंडेंस्ड मतलब हम एक शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं, कंडेंस्ड कर सकते हैं उसको, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें छाट के फिर बना सकते हैं. उसकी भी हमें रेगुलेशंस दी होगी कि किस तरह से बनाने हैं. इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते वक्त हम कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनाएंगे, कौन कौन से मतलब स्टेटमेंट हम प्रेजेंट करेंगे. एक बैलेंस शीट बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पीएनएल भी बनेगा, चेंजेस इन इक्विटी भी बनेगी, कैश फ्लोज भी बनेंगे और नोट्स भी. मतलब जो हम एक फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाते हैं सारी आइटम्स आएगी, बैलेंस शीट, पीएनएल, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज और नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स भी आएंगे अपने, चाहे वो कंडेंस्ड हो चाहे वो कंप्लीट हो. फॉर्म एंड कंटेंट में हमने बस यही पढ़ना है. इफ एंटिटी पब्लिश कंप्लीट सेट ऑफ financial statement, तो it should be in line with India's one for a complete set of FS. And if entity publishes condensed financial statements, statements should include headings and subtotals included in the most recent annual financial statements. मतलब heading and subtotals होने चाहिए अपने most recent financial statements से. ज़्यादा काम का नहीं है, बस read and ignore. जो चीज़ काम की है उस पर चलते हैं सीधा. जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे कितने पीरियड के लिए बनाएंगे, और कंपेरेटिव जो कंपेरेटिव एफएस बनाएंगे, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, वो कौन से पीरियड की बनाएंगे. तो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड पीरियड्स फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर टू बी प्रेजेंटेड. तो इंटरिम रिपोर्ट शैल इंक्लूड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे कंडेंस्ड हो चाहे कंप्लीट हो. एक बैलेंस शीट बनेगी, पीएनएल बनेगा, इक्विटी में चेंजेस एंड कैश फ्लो बनेंगे. एक एजम्पशन लेते हैं, हम क्वार्टर जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं क्वार्टर का बना रहे हैं विच इज जुलाई टू सितंबर, ईयर है 2002, 3 मंथ्स का हम बना रहे हैं. तो बैलेंस शीट हमें जब बनाएंगे कौन कौन सी बैलेंस शीट बनानी होगी? एक तो हमें बनानी है करंट इंटरिम पीरियड की, यानी बैलेंस शीट बनानी है एज एट 30th सितंबर 2002. एंड सेकंड जो इसकी कंपैरेटिव एफएस बनेगी वो बनेगी इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च 2002 तक की बनेगी. पूरे ईयर 2001 से 2 की फुल ईयर की बनेगी. सॉरी, इसमें एक बैलेंस शीट में क्या फुल ईयर, 31 मार्च 2002 की हमें बनानी है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की. ओके. पीएनएल, पीएनएल हमारे बनेंगे टोटल 4 पीएनएल बनेंगे. कैसे? एक बनेगा अपना करंट इंटरिम पीरियड और करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट, ईयर टू डेट. कैसे? करंट ईयर में बनेगा अपना जुलाई से लेके सितंबर, मतलब ईयर मंथ 7 to 9, इसको हम कर देते हैं जुलाई टू सितंबर बनेगा. और एक बनेगा ईयर टू डेट, यानी अप्रैल से सितंबर तक का, 1 अप्रैल से 30 सितंबर. और कंपैरेटिव्स भी इसी के बनेंगे. कंपैरेटिव बनेंगे जुलाई, ये हो गया अपना ईयर 2002 के लिए, और कंपैरेटिव बनेंगे जुलाई 2001 से लेकर सितंबर 1 और अप्रैल 1 से लेकर सितंबर 1. लेट्स रीड. पीएनएल के लिए बोला गया है करंट इंटरिम पीरियड बनेगा एंड क्यूमुलेटिव बनेगा अपना करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट. और कंपैरेटिव्स भी बनेंगे अपने कंपेरेबल इंटरिम पीरियड, यानी जो इंटरिम पीरियड कंपेरेबल है जुलाई टू सितंबर, एंड ईयर टू डेट भी बनेगा ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, करंट एंड ईयर टू डेट. ईयर टू डेट मींस अप्रैल से लेके जो भी डेट है अपनी जब तक हम बना रहे हैं. चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लोज दोनों सिमिलर है. क्या बनेंगे? करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट, यानी कि
1 अप्रैल 2002 से लेके 30 सितंबर 2002 करंट ईयर टू डेट एंड प्रीवियस ईयर के भी ईयर टू डेट ऑफ पीरियड ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच इज बेसिकली 1 अप्रैल 2001 से लेके 30 सितंबर 2001. A comparative statement for the comparable year to date period of the immediately preceding financial year. Okay. ये चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे इंडियाज में. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. बैलेंस शीट बनेगी, दो बैलेंस शीट बनेगी, एक तो अपने रिपोर्टिंग पीरियड की, करंट इंटरिम पीरियड की, और एक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की. पीएनएल बनेगा कितने पीरियड का, एक तो करंट पीरियड का, करंट इंटरिम पीरियड का 3 मंथ्स का जो है, और उसी का कंपेरेबल बन जाएगा, और एक बनेगा ईयर टू डेट करंट का और ईयर टू डेट अपने प्रीवियस का. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लोज ईयर टू डेट बनेंगे करंट और कंपेरेबल के. एक चीज ध्यान रखना, अच्छा बैलेंस शीट 2 बन रही है, चेंजेस इन इक्विटी 2 बन रही है, कैश फ्लो 2 बन रहे हैं, पीएनएल 4 बन रहे हैं. बट यही अगर हम 6 मंथ्स की रिपोर्टिंग करते हैं, लेट्स से अप्रैल टू जून, सॉरी अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ्स की, तब भी बैलेंस शीट तो दो ही बनती. एक बनती अपनी सितंबर की और एक बनती 31 मार्च 2001 की. चेंजेस इन इक्विटी भी बनते ईयर टू डेट, ये ईयर टू डेट है अप्रैल टू सितंबर, और इसी का कंपैरिजन बनता है कंपैरेटिव का. बट पीएनएल अब 4 की जगह 2 बनेंगे. रीजन मीइंग एक तो बनेगा करंट इंटरिम पीरियड यानी कि जो अप्रैल ये है, और एक बनता है ईयर टू डेट. तो ईयर टू डेट यही से स्टार्ट हो रहा है, ईयर टू डेट, तो ये बन जाएंगे 2. बाकी धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी. एक एग्जांपल देखते हैं. एंटिटी financial year ends 31 March, the entity will present the following financial statements condensed or complete in its half yearly interim report as of 30th September, जो अभी डिस्कस करा था. बैलेंस शीट बनाएगी 30 सितंबर 2 की और 31 मार्च 2 की, ये अपने प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का. स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 6 मंथ्स की, एक तो करंट पीरियड की बनेगी 30 सितंबर 2 तक की, और एक प्रीवियस बनेगा 30 सितंबर 1 की. इसमें वो अपनी बाकी नहीं बनेगी ईयर टू डेट, क्योंकि वो इसी में कंपेयर क्या कहते हैं मर्ज हो जाएगी. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ईयर टू डेट बनेंगे 30 सितंबर को, और ये 30 सितंबर को चेंजेस इन इक्विटी. बट अगला हम क्वेश्चन ले रहे हैं 3 मंथ्स का हम बना रहे हैं, क्वार्टरली बना रहे हैं सितंबर, यानी कि वही जुलाई से सितंबर जो हमने डिस्कस करा है. बैलेंस शीट 30 सितंबर की बनेगी अपनी इंटरिम पीरियड की, और 31 मार्च का. पीएनएल बनेगा एक तो 6 मंथ्स का और एक 3 मंथ्स का. 3 मंथ्स का तो बन जाएगा करंट इंटरिम पीरियड 30 सितंबर, और ये बनेगा 6 मंथ्स का बनेगा अप्रैल टू सितंबर और अप्रैल टू सितंबर कंपैरेटिव. कैश फ्लोज अपने सेम है और चेंजेस इन इक्विटी भी सेम है. विद दिस हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस. Illustration 1. Company has reported 60,000 as a pre-tax profit in first quarter and expect loss of 15,000 each in subsequent quarters. मतलब पहले उसे लग रहा है कि 60,000 रुपये का प्रॉफिट उसने रिपोर्ट करा है, लग कह रहे हैं 60,000 रिपोर्ट करा है, और अगले 3 क्वार्टर्स में 15,000 का लॉस आएगा. ये इसका एक्सपेक्टेड है. It has a corporate tax slab of 20% on the first 20,000 of annual earnings and 40% on additional earnings. एनुअल अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, पहले 20,000 पे 20% का रेट है, उसके बाद 40%. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी शोन इन ईच क्वार्टर, किस हिसाब से हम टैक्स शो करेंगे. तो होगा क्या, इसकी एक्सपेक्टेड टोटल इनकम कितनी है, 60,000 इसकी फर्स्ट ईयर की, और 3 महीने का 45,000 का लॉस है, तो एनुअल में ये 15,000 रुपये कमाएगा. अब टैक्स स्लैब है पहले 20,000 पे 20% और उसके बाद है 40%, तो ये 20,000 से कम ही कमा रहा है, 15,000, तो 20% का इसका रेट लगेगा. एक्सपेक्टेड टैक्स स्लैब इसका हो जाएगा 3,000 का. ठीक है. अब एवरेज एनुअल टैक्स रेट क्या होगा, इसमें तो सेम ही आ जाएगा 20%, बट आने वाले क्वेश्चन में ये चेंजेस हो सकते हैं. इसमें हुआ क्या, 3,000 का ये टैक्स पे करेगा एनुअली, और 15,000 की इसकी एनुअल इनकम है, तो इसका एवरेज रेट क्या है, वेटेड एवरेज टैक्स रेट आ गया इसका 20%. अब हर एक पीरियड में क्वार्टर 1, 2, 3, 4 में 20% को हम अप्लाई कर देंगे. 60,000 की इनकम में 12,000 का टैक्स, 15,000 के लॉस पे 3,000 का टैक्स की क्रेडिट. ओके, दिस वॉज अवर इलिस्ट्रेशन नंबर 1. इलिस्ट्रेशन 2, ये थोड़ा ध्यान से देखना. ABC Limited presents interim financial report. On 1st of April, ABC Limited has a carried forward loss of 600 lakhs for income tax purpose, for which deferred tax asset has not yet been recognized. Now, ABC Limited earns 900 lakhs in each quarter ending 30th June 2001, September, December and March. हर क्वार्टर में 900 lakhs की इसकी इनकम है. एक्सक्लूडिंग द कैरी फॉरवर्ड लॉस, लॉस अभी एडजस्ट नहीं हुआ इसमें.
income tax rate is expected to be 40%. Calculate the amount of tax expense to be reported in each quarter. क्या टैक्स एक्सपेंस आएगा? देखो इसकी टोटल एनुअल इनकम कितनी है? अगर हम एनुअल इनकम देखें 900 इंटू में 4 क्वार्टर्स के हिसाब से 3600 रुपये की इसकी एनुअल इनकम है. बट एनुअल टैक्स कितना है इसका? एनुअल टैक्स इसका निकलेगा 3600 की इनकम तो है बट 600 रुपये इसमें एडजस्ट हो जाएंगे प्रीवियस लॉसेस के, तो ये हो जाएगा 3000. 3000 पे 40% का टैक्स आ जाएगा, 1200 का टैक्स ये पे करेगा. अब वेटेड एवरेज टैक्स रेट कितना आया इसका? 1200 का टैक्स ये पे करेगा ऑन 3600 रुपये की इसकी जो एनुअल इनकम है 3600 रुपये में. ये आ जाएगा 1200 डिवाइड बाई 3600, 33.33%. ये यहाँ पे दे रखे. एस्टिमेटेड पेमेंट ऑफ एनुअल टैक्स ऑन अर्निंग्स ये सब छोड़ो. 3000 रुपये पे 40% 1200 लाख का ये टैक्स पे करेगा. 3000 कैसे? 3600 माइनस 600 लाख का जो लॉस है प्रीवियस. तो दिस इज द एस्टिमेटेड पेमेंट ऑफ एनुअल टैक्स. एक साल में टैक्स कितना भरेगा? अब इसकी इनकम कितनी है? 3600. तो 1200 डिवाइड बाई 3600, 33.3% का आ गया इसका वेटेड एवरेज टैक्स रेट. एक सेकेंड. नाउ टैक्स एक्सपेंस टू बी शोन इन ईच क्वार्टर वुड बी 900 लाख की इसकी इनकम है, उस पर 33.3% ये टैक्स रेट बनाएगा. तो 300 लाख का हमारा जाएगा टैक्स अमाउंट. 900 इंटू में 33.33%, 300 रुपये का आ जाएगा हमारा यहाँ पे टैक्स का हम जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे. अब इसमें एक चीज़ है जो कंफ्यूज कर सकती है, उस पर ध्यान देना. ये जो हम एवरेज एनुअल टैक्स रेट निकालेंगे, ये हमने जो 1200 तो टैक्स हम ना पे करेंगे पूरे साल का, डिवाइड करेंगे हम इसे अपनी एनुअल इनकम से जो एक्चुअल में होगी, यानी कि 900 इंटू में 4 3600. बट हम इस 3000 से माइनस नहीं करेंगे जिस पे हमने टैक्स निकाला है. 3000 हमने लिया है सिर्फ टैक्स का रेट निकालने के लिए. टैक्स एक्सपेंस कितना हम एक्चुअल में पे कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इनकम कितनी हुई है? वो हुई है 3600 इस साल की. इस साल की करंट ईयर की इनकम देखनी है, प्रीवियस ईयर की लॉस इसमें माइनस नहीं करेंगे. तो ये बनेगा अपना एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स डिवाइड बाय एस्टिमेटेड एनुअल इनकम. Next, illustration number 3. Innovative Corporation Private Limited is dealing in seasonal products and the sales pattern of the product quarter wise is under during the financial year 2001-2. क्या कहता है? सीजनल बिजनेस है. क्वार्टर 1 में 10% की सेल्स होगी, क्वार्टर 2 में 10%, क्वार्टर 3 जिसमें 60% की सेल्स होगी, हो सकता है ये सीजन हो यहाँ पे, और क्वार्टर 4 में 20% की सेल होगी. फॉर द फर्स्ट क्वार्टर जो 30 जून को खत्म हो रहा है, इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सेल्स हुई है 70%, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये एक्सपेंसेस आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस कॉस्ट है. ICPL while preparing the interim financial report for the first quarter wants to defer 16 crores expenditure to third quarter on the argument that the third quarter is having more sales, therefore third quarter should be debited by more expenditure. अब कंपनी क्या कह रही है? थर्ड क्वार्टर में 60% की सेल्स है, तो ये जो अपने 16 करोड़ के खर्चे है, 12 और 4 ये 16, ये ले लो या एम्प्लॉय बेनिफिट ले लो, कोई भी 16 करोड़ के खर्चे ये कह रही है कि हम अभी बुक ना करके फर्स्ट क्वार्टर में उसको थर्ड क्वार्टर में शिफ्ट कर देंगे. Considering the seasonal nature of the business and that the expenditures are uniform throughout the quarter, कह रहे हैं कि सीजनल नेचर है, वहाँ पे ज़्यादा इनकम होगी तो वहाँ पे ज़्यादा खर्चा दिखा दो, अभी क्यों दिखाना इतना खर्चा. कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर एज पर इंड AS 34 एंड कमेंट ऑन द कंपनीज व्यू. सबसे पहले कंपनी का व्यू गलत है. एज पर इंड AS हमारी क्या कहते हैं कि जिस पीरियड की इनकम है, जिस पीरियड का एक्सपेंस है, उसी पीरियड में रिकॉर्ड करो. ये इस बेसिस पे कि अगले महीने या अगले क्वार्टर में हमारी सेल ज़्यादा होगी तो हम जब ज़्यादा खर्चा दिखा देंगे. दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच. तो किस तरीके से हम शो करेंगे? 70 की अपना रेवेन्यू है सेल्स, उसमें से ये खर्चे माइनस करेंगे और अपने आ जाएगी अपनी क्या कहते हैं प्रॉफिट आ जाएगा. तो सेल्स दे रखिए 70, एक्सपेंसेस माइनस करें 25, 12 और 4, तो प्रॉफिट आ गया अपना 29 फर्स्ट क्वार्टर का. देन एज पर इंड AS 34 द इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्नड एंड इंकर्ड रिस्पेक्टिवली. जब हमने अर्न करा, जब अपने एक्सपेंस इंकर करा, तभी रिकॉर्ड करो. सीजनल इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे अकर. जब भी सीजनल इनकम होगी तब देख लेंगे. क्वार्टर 3 के बारे में क्वार्टर 3 में जाके देखेंगे.
Therefore the argument of ICPL is not correct considering the principles of Ind AS 34. मतलब जब जो खर्चा हुआ है तभी हम उसी पीरियड में बुक करो। इस बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि अगले महीने जाके अगले क्वार्टर में ज़्यादा इनकम होगी तो एक्सपेंस भी हम ज़्यादा ले लेना, खुश रहो। नॉट पॉसिबल। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज ₹10,000. Normal expected production for the year after considering planned maintenance and normal breakdown, also considering the future demand of the product, is 2000 metric ton. ये हमें हमारी normal expected production. It is considered that there are no quarterly seasonal variations. Therefore, the normal expected production for each quarter is 500 metric ton. इसको हमने per quarter कर दिया, 2000 divided by 4. And the fixed production overheads for the quarter are 2500 रुपये, 10,000 divided by 4. ये हमारा आ गया क्वार्टर का। अब हम पर यूनिट निकालेंगे ओवरहेड्स, ये पर मेट्रिक टन निकालेंगे ओवरहेड्स। तो हम लेंगे अपनी अमाउंट जो है 10,000 डिवाइडेड बाय, हम लेते हैं नॉर्मल या एक्चुअल विच एवर इज हायर। अब यहाँ पे नॉर्मल है अपने 2000 क्वांटिटीज और एक्चुअल है 1900, तो हम लेंगे 2000। दिस इज एज पर इंड AS 2। इंड AS 2 में इसको अच्छे से समझा रखा है, जाके देख चाहो तो वीडियो देख सकते हो। तो ये आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 2, 5 रुपीज पर मेट्रिक टन। ओके, अब फर्स्ट क्वार्टर में जब हम इसको ओवरहेड को एलोकेट करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर में हमारी कितनी क्वांटिटी बनी है 400, तो 400 इंटू 5, 2000 रुपीज़ हम इसको एलोकेट करेंगे। बट ओवरहेड्स एलोकेटेड कितने होने चाहिए 2500, क्योंकि 10,000 डिवाइड बाय 4 करके 2500 रुपये हमने निकाले हैं क्वार्टर के अपने फिक्स्ड ओवरहेड्स। बट 2000 ही एब्जॉर्ब कर पाया है, रिमेनिंग 2500 माइनस 2000, 500 हम चार्ज कर देंगे अनअब्जॉर्ब्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड ईयर कितने चार्ज होने चाहिए 600 इंटू में 5 यानी कि 3000। ठीक है, क्यूमुलेटिव देखे तो कितने होने चाहिए 3 और 2 5000 रुपये तक क्यूमुलेटिव हो जानी चाहिए एब्जॉर्ब। अगर फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर को मिला के देखें तो 5000 एब्जॉर्ब होने चाहिए। फर्स्ट क्वार्टर की एवरेज एक्सपेक्टेड कितनी थी 2500, सेकंड की कितनी थी 2500, तो 5000 ही इसको एलोकेटेड थे, 5000 इसके एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं, यानी कि कुछ रिमेनिंग बचे नहीं। जो हमने 500 रुपये पहले पीएनएल में चार्ज करा था एक्सपेंस के तौर पे, इसको हम रिवर्स कर देंगे पीएनएल में, रिवर्स कर देंगे यानी क्रेडिट कर देंगे, तो हमारे फुल अपना अभी तक एब्जॉर्ब हो गया। नेक्स्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में फिर से 5 के हिसाब से 2500 एब्जॉर्ब होनी चाहिए, और 2500 ही हमारे एवरेज एक्सपेक्टेड है यहाँ पे पर क्वार्टर। क्यूमुलेटिव देखें तो 5000 प्लस 2500 7500 हो चुके आज तक के डेट में, और यहाँ पे भी हमारा कुछ पीएनएल में नहीं जाएगा। फोर्थ क्वार्टर में 400 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है इंटू 5, 2000 रुपये एडजस्ट होने चाहिए, बट एक्चुअल कितने हैं 2500 रुपये की, मतलब एवरेज है जो हमने देखी है हमारे पास, क्योंकि टोटल 10,000 की ही ओवरहेड्स है, एलोकेट भले ही हम 2000 कर रहे हैं, रिमेनिंग 500 रुपये के हम डाल देंगे पीएनएल में, एक्सपेंस कर देंगे, और अभी तक 9,500 के हमारे एब्जॉर्ब हो गए, क्योंकि क्वांटिटी 100 क्वांटिटी शॉर्ट बनी है। हमने सोचा था 2000 क्वांटिटी बनेगी, बट बनी है 1900, 100 क्वांटिटी से 500 जो अपना नहीं एब्जॉर्ब हो पाए उसको हमने डाल दिया पीएनएल में। Presuming that there are no quarterly or seasonal variations near, calculate the allocation of fixed production overheads for the 4 quarters as per Ind AS 34 read with Ind AS 2. Will the quarterly results affect the annual results? क्वार्टर के रिजल्ट एनुअल रिजल्ट्स को अफेक्ट नहीं करते। सॉल्यूशन देखते हैं। If it is considered that there is no quarterly or seasonal variation, therefore normal expected production for each quarter is 500 metric tons and the fixed production overheads for the quarter are 2500। क्योंकि कोई सीजनल वेरिएशन नहीं है तो ये हमने सीधा 2000 डिवाइड बाई 4 करके 500 निकाल दिया और 10,000 डिवाइड बाई 4 करके 2500 निकाल दिया, जो क्वेश्चन ने पहले से हमें दे भी रखा था। नाउ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी एलोकेटेड पर यूनिट वुड बी ₹5। फर्स्ट क्वार्टर में एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है अपने एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड से 2500 के, बट हमने प्रोड्यूस करिए 405 के हिसाब से एलोकेट करेंगे तो 2000 एलोकेट होगा। Fixed production overheads based on the allocation rate of 5 rupees per unit allocated to actual production is 2000 rupees. So 500 unallocated would be charged to expense as in P&L, expense as per Ind AS 2 and consequently as per Ind AS 34। Ind AS 2 के हिसाब से और 34 के हिसाब से इसको P&L में डाल देंगे। सेकेंड क्वार्टर में एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ईयर टू डेट बेसिस यानी क्यूमुलेटिव बेसिस पे 5000 के हो गए। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स पहले 400 बनी थी, अब 600 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी होगी, 5 के हिसाब से 5000 हो गए।
अर्लियर 500 वॉज एलोकेटेड नॉट एलोकेटेड, तो उसको हमने डाल दिया था P&L में. To give effect to the entire 5,000 to be allocated in the second quarter as per Ind AS 34, 500 are revised by way of credit to the statement of P&L. इसको हम क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे. थर्ड क्वार्टर में एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गए 7.5 क्यूमुलेटिव बेसिस पे. 1500 क्वांटिटीज बनी है क्योंकि पहले बनी थी 1000 और अब बनी है 500 जाके. 400 प्लस 600 प्लस 500 7500. तो देयर इज नो अंडर और ओवर रिकवरी. फोर्थ क्वार्टर में क्या हुआ, 10,000 पूरे हो गए अपने, ये 1900 यूनिट्स बनी है पूरी, तो 9500 एडजस्ट होंगे, 500 रुपये फिर P&L में चार्ज कर देंगे. द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ ऑल द क्वार्टर्स वुड आल्सो बी the cumulative results of all the quarters would also result in unallocated overheads of 500, thus meeting the requirements of Ind AS 34 that the quarterly result should not affect the measurement on the annual basis. कहने का मतलब क्वार्टर में जो भी हम तामझाम कर रहे हैं प्लस माइनस ये एनुअल बेसिस में इफेक्ट नहीं करता. वो इफेक्ट नहीं करता कि भले हमने पहले 500 कम यूटिलाइज करे, ज़्यादा करे, ये करा वो करा, बट ओवरऑल जाके हमारा 500 का शॉर्टेज था जो एनुअल बेसिस पे हमें मिल गया. दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 4. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 5 और ये लास्ट इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर की. ABC Limited manufactures automobiles parts. ABC Limited has shown a net profit of 20 लाख रुपए for the third quarter. थर्ड क्वार्टर कौन सा हुआ अपना, अक्टूबर से दिसंबर. दिस इज आवर थर्ड क्वार्टर. क्या कहता है ये, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट. ये 20 लाख निकालते हुए ये हमने एडजस्टमेंट्स करी है. बैड डेट्स ऑफ 1 लाख इंकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर. 50% ऑफ द बैड डेट्स हैव बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर. ये क्या कर दिया, गलत ट्रीटमेंट है, हम डेफर नहीं करेंगे किसी भी रीजन से, तो ये 50% हमारा यहाँ पे फिर से एड बैक हो जाएगा. 50% कितना हुआ, 50,000. तो 20 लाख में से हमें और एक्सपेंस माइनस करना होगा, कितना, 50,000 रुपीज़ का एक्सपेंस हमें इसमें से माइनस करेंगे. सेकेंड कहते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन 4.5 लाख की, रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का मेथड हमने चेंज करा, उसकी वजह से एडिशनल खर्चा हुआ हमारा डेप्रिसिएशन का 4.5 लाख रुपए. अब क्वेश्चन ने बताया नहीं कि इसका कंपनी ने क्या करा, मैनेजमेंट ने इसका क्या ट्रीटमेंट करा, क्या इसको हमने माइनस करा, क्या इसको नहीं करा, क्या इसको डेफर करा, कुछ नहीं पता हमें. तो हम एज्यूम कर लेंगे कंपनी ने इसको ट्रीटमेंट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह भी रहा है कि फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट. तो इसकी एडजस्टमेंट हमने कर दी और इसके आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं बताई, तो 4.5 लाख हम एज्यूम करेंगे कंपनी ने इसमें माइनस कर दिया. एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्सेप्शनल लॉस ऑफ 28,000 incurred ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर. 50% ऑफ द एक्सेप्शनल लॉस हैव बीन डेफर्ड टू नेक्स्ट क्वार्टर. फिर से गलत करा, इसमें 50% 14,000 का और लॉस इसमें से माइनस होगा, तो इसमें हम 14,000 और माइनस कर देंगे अपने 20 लाख के प्रॉफिट से. फिर क्या कहता है, 5 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू थर्ड क्वार्टर के ही एक्सपेंसेस है. ये भी हमने डेफर कर दिया इस आर्ग्यूमेंट से कि फोर्थ क्वार्टर में हमारी सेल्स ज़्यादा होगी तो हमारा खर्चा भी ज़्यादा होना चाहिए. एक्सपेंडिचर यूनिफॉर्म है थ्रू आउट ऑल द क्वार्टर्स. तो ये फिर से गलत करा. कितनी गलतियां करती है कंपनी, 5 लाख रुपए फिर और माइनस हो रहेंगे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम से, क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट में नहीं चल सकते कि आगे जाके सेल्स अच्छी होगी, वो सीजन अच्छा है हमारे लिए. जिस क्वार्टर का खर्चा है, जिस क्वार्टर की इनकम है, उसी वक्त बुक कर दो. तो 20 लाख में से अपना क्या जाएगा, एक तो 5 लाख रुपए चले गए, 15 लाख तो ये बैठा, और 50,000 की ये, एंड 14,000 अनदर वन. तो हमारा प्रॉफिट बन गया 14,36,000 का. आंसर चेक करते आइएगा. इन द इंस्टेंट केस क्वार्टरली नेट प्रॉफिट हैज नॉट बीन करेक्टली स्टेट नहीं करे इन्होंने. Ind AS 34 कहता है द क्वार्टरली नेट प्रॉफिट शुड बी एडजस्टेड एंड रीस्टेटेड एज फॉलोज. बैड डेट्स ट्रीटमेंट करेक्ट नहीं है, एज एक्सपेंसेस incurred ड्यूरिंग interim reporting period should be recognized in the same period. Accordingly 50,000 should be deducted from 20 lakh. Recognizing additional depreciation in the same quarter correct है, correct treatment है. Treatment of exceptional loss is not as per the principles. The entire amount of 28 incurred during the third quarter should be deducted, recognized in the same quarter. तो जो 14,000 50% था remaining जो defer कर दिया उसको भी deduct करेंगे हम. फिर Ind AS 34 कहता है income and expense, चाहे income हो चाहे expense हो, should be recognized when they are earned and incurred respectively. So Ind AS 34 cost should be anticipated or deferred only when ये क्या कहता है कि कॉस्ट हम जो डेफर करी है सिर्फ 2 कंडीशंस में डेफर कर सकते हैं. ये एक नया पॉइंट है, इस पर ध्यान देना. ओनली व्हेन इट इज एप्रोप्रिएट टू एंटिसिपेट और डेफर दैट टाइप ऑफ कॉस्ट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. कहने का मतलब हम एक फाइनेंशियल ईयर है 2002 एंड 3, इसकी इंटरिम रिपोर्टिंग बना रहे हैं क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 की.
तो क्वार्टर 2 का खर्चा है हम डेफर कर रहे हैं क्वार्टर 3 में, ये करना अलाउड नहीं है। बट अगर हमें लगता है कि ये जो खर्चा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में ही रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब क्वार्टर 4 तक भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो इस पीरियड में लो ही मत, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है। कहता है इट इज अप्रोप्रिएट टू एंटिसिपेट टाइप ऑफ कॉस्ट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कि हम उसको डेफर कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट टू एंटिसिपेट और डेफर दैट टाइप ऑफ कॉस्ट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नाउ कॉस्ट आर इंकर्ड अनइवनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन एंटरप्राइज, कि कॉस्ट अपनी इवनली नहीं है, अनइवनली हो रही है, कि हमें पता है कि इस साल इस क्वार्टर में 5 लाख कॉस्ट है, फिर 10 लाख कॉस्ट है, कुछ अनइवनली हमारा हो रहा है। इसका मैं देखता हूँ अगर कोई एग्जांपल्स मुझे मिले तो। Therefore, the treatment done relating to the deferment of 5 lakh is not correct as expenditures are uniform throughout all the quarters. Therefore, 20 लाख में से ये 5, 50, 14 एंड 5 लाख रुपीज माइनस होंगे, तो 14 लाख 36 हमारा आ जाएगा प्रॉफिट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन 1, entity FS financial year ends on 31 March. What are the reporting periods for which the FS condensed or complete in the interim financial report of the entity as on 30th September 2001 are required to be presented? अगर एंटिटी अपना रिपोर्ट करती है क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे, तो ये तो क्वेश्चन हमने जब हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी तब हमने देखा भी था कि अपने रिपोर्टिंग पीरियड्स कौन से होंगे। क्वार्टरली ये बना रहा है ये अपना जुलाई से सितंबर 3 मंथ्स के लिए, और ये हाफ ईयरली बन रहा है अपना अप्रैल से लेके सितंबर तक। ओके, और रिपोर्टिंग पीरियड्स क्या होंगे? तो बैलेंस शीट बनती है, दो बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट कब कब की बनती है? एक अपना बनता है करंट इंटरिम पीरियड की, एट द एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड, और एक कंपैरेटिव बनती है बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब बैलेंस शीट बनेगी एक तो 30 सितंबर 2001 की और 31 मार्च 2001 की जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है। पीएनएल बनते हैं, टोटल 4 पीएनएल बनते हैं अगर 3 महीने का हो, और अगर हाफ ईयरली है तो 2 ही बनेंगे। पीएनएल किस किस पीरियड के बनते हैं? एक बनता है करंट इंटरिम पीरियड का, जो है जुलाई से सितंबर या ये अप्रैल से सितंबर, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का बनेगा। और एक बनता है ईयर टू डेट ऑफ करंट एंड प्रीवियस, यानी ईयर टू डेट हो गया अपना अप्रैल से लेके सितंबर तक का। ओके, और यहाँ पे तो ये बनेगा नहीं क्योंकि 6 मंथ्स अप्रैल टू सितंबर वैसे भी बन ही रहा है। इसको हमने अच्छे से डिस्कस करा था जब शुरू में हमने समझा था। ये वाला चार्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब ये वाला हमने चार्ट समझा था तब हमने इसे अच्छे से पढ़ा था। तो यही बस इसका आंसर है, इसको हमने लिख के आना है। आईसीए का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है? As per Ind-AS 34, interim report shall include interim financial statements, चाहे condensed हो चाहे complete हो, for the following periods. बैलेंस शीट हमें देनी है अपने at the end of current interim period and a comparative balance sheet देनी है at the end of immediately preceding financial year. P&L हमें देना है अपना current interim period का, और एक cumulative देना है year to date का, current financial year के year to date. और comparatives में जाएंगे अपना कंपेरेबल इंटरिम पीरियड, चाहे वो करंट हो या ईयर टू डेट हो ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। करंट भी देना है, ईयर टू डेट देना है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो मतलब अगर हम 2002 हमारा करंट पीरियड है तो 2001 के भी हमें देने हैं कंपैरेटिव, करंट एंड ईयर टू डेट। इस तरीके से बन जाएंगे 4 पीएनएल। नाउ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ये सेम रहेंगे हमारे दोनों केस में। हमें इसमें क्या देना होता है? ईयर टू डेट देने होते हैं करंट एंड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के। तो क्यूमुलेटिव फॉर द करंट ईयर टू डेट with a comparative statement for the comparable year to date or period of the immediately preceding financial year। तो ये दोनों के केस में सेम है, कैश फ्लोज एंड स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। अकॉर्डिंगली अगर ये क्वार्टरली हम रिपोर्ट करते हैं, यानी क्वार्टर हमारा एंड होगा 30 सितंबर 2001 को, फाइनेंशियल ईयर 2001 ही है इसमें, 2001। ओके, तो बैलेंस शीट बनेगी अपनी 30 सितंबर 2001 की और 31 मार्च 2001 की अपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड में। और यही अगर ये 6 मंथ्स होता है जो हाफ ईयरली, तब भी यही बनता है 30 सितंबर 2001। यहाँ पे हम देखते हैं हाफ ईयरली की केस में बैलेंस शीट बनेगी 30 सितंबर 2001 और ये बनेगा 31 मार्च 2001। नाउ स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, जब क्वार्टरली कर रहे हैं तो सबसे पहले 3 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर, यानी जुलाई से लेके सितंबर तक का बनेगा 3 मंथ्स का, और कंपैरेटिव बनेगा इसका 2010 का या 2000 कह लो से, तो 3 मंथ्स का बनेगा कंपैरेटिव। फिर 6 मंथ बनेगा अपना ईयर एंडेड, 6 मंथ्स एंडेड ऑन 30 सितंबर यानी अप्रैल से सितंबर, और सिमिलरली प्रीवियस ईयर का भी बनेगा ये। बट अगर ये 6 मंथ्स का होता है हाफ ईयरली तो हमारी सिर्फ 6 मंथ्स की बनेगी यहाँ पे, ईयर एंडिंग यहाँ पे, और ये सिमिलर, क्योंकि करंट पीरियड और ईयर टू डेट सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है।
कैश फ्लोज दोनों के सेम केस में सेम होगी। 6 मंथ्स एंडेड अपना अप्रैल टू सितंबर 2001 और 2000 का बनेगा कंपैरेटिव, और यहाँ पे भी ये सेम, नीचे भी सेम आएगा। 6 मंथ्स अपना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 6 मंथ सितंबर 2001 और 6 मंथ सितंबर 2000 सेम आ गया। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है। नारायण लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आस्क यू टू कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर। हर एक क्वार्टर का टैक्स देना है, एज्यूमिंग देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम एंड एस्टिमेटेड अकाउंटिंग इनकम। ओके, एस्टिमेटेड ग्रॉस एनुअल इनकम है हमें 33 लाख दे रखी है, बट इसमें एक कैपिटल गेन्स की अमाउंट है 8 लाख। तो एक्चुअल विदाउट कैपिटल गेन अपने जो बिजनेस प्रॉफिट है वो होंगे 33 लाख माइनस 8 लाख, 25 लाख रुपीज का बिजनेस प्रॉफिट हुआ। नाउ एस्टिमेटेड इनकम हमें दे रखी है क्वार्टर 1 की, क्वार्टर 2 की, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, और क्वार्टर 3 की इनकम में इंक्लूड करता है 8 लाख का कैपिटल गेन, 12 लाख। तो ये होगा 12 लाख में से 8 का कैपिटल गेन है और 4 लाख रुपए अपने बिजनेस प्रॉफिट है। अब टैक्स रेट दे रखा है कैपिटल गेन पे तो लगेगा 12%, और अदर इनकम में स्लैब दे रखे हैं 5 लाख की इनकम तक 30% और बैलेंस लगेगा 40%। तो जब डिफरेंट टैक्स रेट्स हमें दे रखे हैं तो हमें एक निकालना पड़ेगा अपना क्या, वेटेड एवरेज टैक्स रेट। एनुअल इनकम हमारी साल की आ गई 25 लाख। टैक्स एक्सपेंस कैसे निकलेगा, 25 लाख में से फर्स्ट 5 लाख पे तो लगेगा 30%, तो 5 इंटू 3 1.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स यहाँ पे। रिमेनिंग जो 20 लाख बचा 25 में से 40% लगेगा उस पर, यानी कि 8 लाख। तो टोटल साल का टैक्स रेट आ गया 9.5 लाख। WATR यानी वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालेंगे, 9.5 डिवाइड बाई 25 लाख, 38% का आ गया हमारा वेटेड एवरेज इनकम टैक्स रेट। अब ये 30% हम 7 लाख पे 30% लगा देंगे, 8 लाख पे 38% निकाल देंगे टैक्स। क्वार्टर 3 में 12 लाख में 8 लाख तो अपना क्या है कैपिटल गेन, तो इस कैपिटल गेन पे 12% टैक्स लगेगा। 4 लाख पे लगेगा 38% जो बैलेंस है, और क्वार्टर 4 पे फिर लग जाएगा 38%। सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स सी। इंडिया 34 कहता है जो इनकम टैक्स एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड इन ईच इंटरिम पीरियड बेस्ड ऑन द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द वेटेड एवरेज एनुअल टैक्स रेट एक्सपेक्टेड फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर। मतलब कह रहा है कि वेटेड एवरेज निकालो। नाउ इफ डिफरेंट इनकम रेट्स अप्लाई टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इनकम, जैसे कि कैपिटल गेन हो गया, इनकम अर्न इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, या अदर इनकम हो गया, टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल सेपरेट रेट इज अप्लाई टू ईच इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ इंटरिम पीरियड टैक्स रेट। अगर प्रैक्टिकेबल है तो करो, प्रैक्टिकेबल है अब ये मत कहो कि मन नहीं कर रहा तो प्रैक्टिकेबल नहीं है। अब एस्टिमेटेड एनुअल इनकम निकाली 33 माइनस 8 25 की ये आई, टैक्स रेट निकाला 9.5 का, तो 38 का हमारा आ गया वेटेड एवरेज। और अब करा गया क्वार्टर 1 2 3 एंड 4 सब में 38% हमने टैक्स रेट लगा दिया। बस क्वार्टर 3 में ध्यान रखना है कि इसमें जो 8 लाख रुपए का कैपिटल गेन है इस पे लगेगा 12% का रेट, और रिमेनिंग जो बचा 4 लाख उसी पे लगेगा 38%। एक कैलकुलेट भी कर लेते हैं इसे, 4 लाख का 38% आता है 1,52,000, और 8 लाख का 12% आता है 96,000। ये सब सम करके हमारा आ गया टोटल टैक्स फॉर द ईयर। सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स सी। एन एंटिटी रिपोर्ट्स क्वार्टरली, एंटिटी रिपोर्ट करती है क्वार्टरली, अर्न्स 1.5 लाख रुपए प्री टैक्स प्रॉफिट इन द फर्स्ट क्वार्टर। क्वार्टर 1 में इसने 1.5 लाख रुपए कमाया, बट एक्सपेक्ट्स टू इंकर लॉसेस ऑफ 50,000 इन ईच ऑफ द 3 रिमेनिंग क्वार्टर्स। क्या कह रहा है, क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 में 50,000 के लॉसेस लेगा हर साल। तो इसकी नेट इनकम क्या बैठी पूरे साल की, अगर फाइनेंशियल ईयर की पूरी देखे तो टोटल आई कितनी, 1.5 लाख में से 1.5 लाख का तो नुकसान हो गया, तो जीरो इनकम, जीरो हो गई इनकम। नाउ एंटिटी ऑपरेट्स इन अ जुरिसडिक्शन व्हिच estimated average annual income tax rate is 30%। टैक्स रेट इसका 30% है। अब एंटिटी क्या कहती है कि सिंस द एंटिटी हैज जीरो इनकम, इनकम जीरो है, तो उसका इनकम टैक्स भी जीरो होगा। स्टेट वेदर द मैनेजमेंट व्यू इज करेक्ट और नॉट। नाउ इफ नॉट, कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर एज वेल एज दिस। अब देखा जाए तो बात सही है कि जीरो टैक्स रेट है, बट अकाउंटिंग के तौर पे हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम टैक्स का एक्सपेंस बुक ही ना करें अपने क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि दीज क्वार्टर्स आर डिफरेंट। क्वार्टर 1 अलग रिपोर्टिंग है, क्वार्टर 2 अलग रिपोर्टिंग है, तो यहाँ पे हमें टैक्स का एक्सपेंस तो दिखाना पड़ेगा। बट अब कोई कहेगा कि अगर हम एवरेज वेटेड एवरेज एनुअल टैक्स रेट निकाले तो हमारा एनुअल टैक्स है जीरो, इनकम भी है जीरो, तो ये तो 0% आ गया, कैसे बुक करें। बट देखो क्वेश्चन खुद कह रहे हैं कि ये एवरेज इनकम एनुअल टैक्स है, यानी वेटेड एवरेज ये पहले से कर रखा है 30%। और वेटेड एवरेज हम तब करते हैं जब अपना टैक्स रेट अलग अलग हो, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, फर्स्ट 5 लाख पे यहाँ पे स्लैब रेट्स लग रहे थे, अलग अलग टैक्स रेट था, तब हमने वेटेड निकाला था। यहाँ पे तो एक ही टैक्स रेट है 30, तो हमें टैक्स बुक करना पड़ेगा 30% हर साल का। 1.5 लाख पे हम 30% बुक करेंगे 45,000,
टैक्स माइनस करेंगे। 50,000 अगर लॉस है तो इसमें हमने टैक्स रिफंड मिल जाएगा 30% का, कितना 15,000 का। ऐसे 15,000 का यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे मिलता रहेगा, तो 45 हमारा नेट होकर जीरो बैठ जाएगा। क्या कहता है ये, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1.5 लाख रुपए की अपनी इनकम है, 50,000 के लॉसेज है, 30% रेट, तो 45 का यहाँ पे 15 का क्रेडिट मिलता रहेगा टैक्स का और जीरो आ जाएगा। थ्योरी में क्या कहता है ये, एज पर इंडेक्स 34 इनकम टैक्स एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड इन ईच इंटरिम पीरियड, उसको रिकॉग्नाइज करना है क्योंकि जिस पीरियड का जो है उसको दो, डेफर नहीं करना। Based on the best estimate of the weighted average annual income tax rate expected for the full financial year. Now, according to the management condition that since the net income for the year will be zero, no income tax shall be charged quarterly in the is not correct. Correct नहीं है उस condition. Since the effective tax rate and average annual income tax is given 30% will be recognized. Income tax expense will be recognized. उसको recognize करेंगे हम. This was question number 3. Question 4. Due to decline in market price in second quarter second, Happy Limited incurred an inventory loss. Inventory loss हो गया second quarter में. Now the market price is expected to return to previous levels by the end of the year. कंपनी को लगता है कि एंड ऑफ द ईयर में ये वापस आ जाएंगे, तो कोई लॉस होगा नहीं पूरे ओवरऑल ईयर में. एट द एंड ऑफ द ईयर द डिक्लाइन हैड नॉट रिवर्स्ड. अभी तक डिक्लाइन रिवर्स नहीं हुआ. व्हेन शुड द लॉस बी रिपोर्टेड इन द इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हैप्पी लिमिटेड. अब देखो, बाद में ईयर एंड में जो मर्जी हो, सेकेंड क्वार्टर में लॉस हुआ मतलब हुआ तो हुआ, बुक करने का इसको P&L में चार्ज कर देंगे सेकंड क्वार्टर पे. अब लेट्स से क्वार्टर 4 में जाके लॉस रिवर्स हो गया, रिवर्स कर दो, किसने मना करा है. क्वार्टर 4 में हुआ है तो क्वार्टर 4 के इनकम एंड एक्सपेंस जब होते हैं तभी रिकॉर्ड करो. यानी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्वार्टर वाइज रिपोर्टिंग या जो भी इंटरिम पीरियड है उसमें जो भी एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं या अर्निंग क्या कहते हैं इनकम अर्न हुई है उसको हमें रिकॉर्ड करना होगा ऑन दैट क्वार्टर. तो क्वेश्चन 4 ने सिंपल कह दिया, लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन सेकंड क्वार्टर, बात खत्म. क्वेश्चन नंबर 5, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. An entity accounting year ends on 31st of December, but its tax year end is 31st of March. अकाउंटिंग ईयर तो अपना जनवरी से लेके दिसंबर तक का है, बट टैक्स ईयर अपना अप्रैल से लेके मार्च तक का है. The entity published interim financial report for each quarter of the year ended 31 दिसंबर 2019. 31 दिसंबर 2019 के क्वार्टर्स के लिए इसने अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाई हैं. तो कौन कौन से इसके क्वार्टर होंगे, जनवरी टू मार्च 2019, फिर अप्रैल मई जून 2019, जुलाई से सितंबर 2019 एंड अक्टूबर टू दिसंबर 2019. ये इसके क्वार्टर्स हो गए फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2019 के एंड के. एंटिटीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज स्टडी एट 10,000 रुपीज ईच क्वार्टर. हर एक क्वार्टर का इसकी इनकम कितनी है, 10,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका है. एंड द एस्टिमेटेड इफेक्टिव टैक्स रेट इज 25% फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019. यानी 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 इस पीरियड का टैक्स रेट दे रखा है 25% और 30% दे रखा है ईयर एंड 31 मार्च 2020. सो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 का टैक्स रेट कितना दे रखा है हमें, 30%. तो अब क्वेश्चन आएगा कि जो 10,000 की इनकम है, प्रॉफिट है, इस पर क्या टैक्स रेट अप्लाई हो. तो जनवरी से मार्च 2019 इस पीरियड में फॉल करेगा. ठीक है, 31 मार्च 2019 से तो जनवरी से लेके मार्च 19 यहाँ पे आएगा 25% का रेट. तो फर्स्ट क्वार्टर में तो हम इनकम टैक्स लगाएंगे 25% के हिसाब से. 10,000 का 25% 2,500 रुपये आ जाएगा. अब अप्रैल से जून 2019 ये कवर हो जाएगा अपना नेक्स्ट टैक्स पीरियड में, अप्रैल से 19, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20. तो क्वार्टर सेकेंड, क्वार्टर थर्ड एंड क्वार्टर फोर्थ जो अप्रैल से स्टार्ट होते हैं दिसंबर 19 तक, इसका टैक्स रेट आ जाएगा 30%. तो इसको हम अप्लाई करेंगे 30%, विच वुड बी 3,000 रुपीज. ठीक है, बस इतनी सी एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में. बस इसका ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है कि जो जिस इफेक्टिव टैक्स रेट है जिस पीरियड का, जिस क्वार्टर का, वही अप्लाई करेंगे हम. ठीक है, इफेक्टिव टैक्स रेट की तो बात आई नहीं क्योंकि पूरे पीरियड का टैक्स रेट तो सेम है. ऐसा नहीं है कि 25% है, 20% है, स्लैब रेट दे रखे हैं हमें, तो इसलिए हम वेटेड एवरेज टैक्स रेट नहीं निकाल रहे इसमें. क्वेश्चन 5, इसका आंसर देखते हैं हम. कंपटीशन हमें बता रखी है क्वार्टर एंड हो रहा है फर्स्ट क्वार्टर 31 जनवरी फरवरी मार्च का, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त
सितंबर Q3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q4। ये आ गया अपना कैलेंडर ईयर जनवरी से लेके दिसंबर तक के क्वार्टर्स, और ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर। प्रॉफिट हर साल 10,000 का हर क्वार्टर का, और 40,000 आ गया ईयर का। टैक्स रेट पहले हमने 2,500 लगाया एज पर 25%, फिर 3,000 लगाया 30% के हिसाब से। ये आ गया हमारा स्टेटमेंट। Now, since the entity's accounting year is not same as tax year, more than one tax rate might apply during the accounting year में more than one tax rate लगेंगे। Accordingly, the entity should apply the effective tax rate for each interim period to the pre-tax results of that period। जो भी हमारा effective rate है, अगर 25 effective है तो 25 लगेगा, 30 effective है उस क्वार्टर के लिए तो 30 लगेगा। This was question number 5. Now, question 6, last question of this chapter. PQ Limited is preparing its interim financial statements for the Q3 year of the year. How the following transaction events should be dealt while preparing its interim financial statements? तो 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, किस तरीके से इसको डील करेंगे हम। लेट्स सी। इट मेक्स एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस फंड्स दैट आर असेस्ड ऑन एन एनुअल बेसिस। तो कुछ हम कंट्रीब्यूशन करते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस फंड्स में। ड्यूरिंग Q1 and Q2 larger amounts of payments for this contribution were made, while during Q3 minor payments were made। Q1-2 में लार्जर करी है और Q3 में हमने माइनर करी है। नाउ सिंस कंट्रीब्यूशन इज मेड अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लेवल ऑफ अर्निंग्स पर एम्प्लॉय, मतलब जो एम्प्लॉय की अपनी सैलरी है, अर्निंग्स है, उसका हम एक परसेंटेज निकालते होंगे, तो मैक्सिमम लेवल ऑफ अर्निंग्स पर एम्प्लॉय। एंड हेंस फॉर हायर इनकम एम्प्लॉयज द मैक्सिमम इनकम रीचेज बिफोर ईयर एंड। तो ईयर एंड होने से पहले अगर लेट्स से मेड अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लेवल ऑफ अर्निंग्स पर एम्प्लॉय, एंड हेंस द हायर इनकम एम्प्लॉयज द मैक्सिमम इनकम रीचेस बिफोर एंड। मतलब जिन एम्प्लॉयज़ की इनकम ज़्यादा है उनका जो खर्चा है वो पहले रीच हो जाएगा, बाकी जिनकी सैलरी कम है उनका जो मैक्सिमम लेवल है वो थोड़ी देर बाद अचीव होगा, क्योंकि हायर इनकम वालों का बिफोर ईयर एंड हो जाता है। तो कंपनी तो एनुअल बेसिस पे निकालती है। लेट्स से हमारे एम्प्लॉयज़ लिस्ट है, इसकी टोटल सैलरी इतनी है। अब कोई एक इंश्योरेंस फंड में देने के लिए कंपनी ने सेट करा होगा अपना इफेक्टिव कितना कंट्रीब्यूशन करेगी। लेट्स से 10% हो गया, 15% हो गया, कुछ भी परसेंटेज हो सकती है। तो ये एक अनइवन हमारा एक्सपेंस हो गया। तो इसको हमें क्या करना होगा, एक एवरेज टैक्स रेट निकाल, जैसे हम निकालते हैं वैसे ही एक एवरेज इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन रेट निकालना होगा, और उस बेसिस पे हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे अपने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में। ऐसा नहीं करेंगे Q1 में लार्जर निकाल दिया, Q3 में कम कर दिया। ये सेल्स वाला पार्ट नहीं है कि जिसको हम जब हुई तभी रिकॉर्ड करेंगे, डेफर नहीं कर सकते। बट ये खर्चा हमारा पूरा एनुअल बेसिस पे निकल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम क्वार्टर के लिए इतना करें, सेल्स तो हम क्वार्टर वाइज मेंटेन कर सकते हैं, बट एम्प्लॉय का है वो पूरी उसकी अर्निंग्स पे डिपेंड करेगा। Now, second कहता है the entity intends to incur major repair, इंटेंड कर रही है मेजर रिपेयर एंड रिनोवेशन एक्सपेंस फॉर ऑफिस बिल्डिंग। फॉर दिस पर्पज इट हैज स्टार्टेड सीकिंग कोटेशंस, भी मिल गई इसे, ढूंढनी स्टार्ट कर दी, एंड ऑल्सो हैज टेंटेटिवली आइडेंटिफाइड अ वेंडर एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट दैट विल बी इंकर्ड फॉर दिस वर्क। देखो अभी तक वेंडर इसने सेलेक्ट कर लिया, एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल ली, बट अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ, कोई काम शुरू नहीं हुआ, और ये अभी सिर्फ कंपनी का इंटेंशन है, तो इसको हम कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थर्ड कहता है कंपनी हैज अ प्रैक्टिस ऑफ डिक्लेयरिंग बोनस ऑफ 10% ऑफ इट्स एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एवरी ईयर। इट हैज अ हिस्ट्री ऑफ डूइंग सो। तो हिस्ट्री है तो इसकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई, लीगल तो नहीं है इसकी ऑब्लिगेशन, बट पास्ट प्रैक्टिस की वजह से इसकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई। और बोनस हमें पता है 10% हम एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे निकलते हैं, तो Q1, 2, 3, 4 में जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसका 10% हम निकाल देंगे बोनस। जैसे हम एवरेज टैक्स रेट लेते हैं, हमें एवरेज इफेक्टिव हमें मिल गया 10% बोनस, तो हर एक क्वार्टर वाइज में इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेट्स सी क्या कहता है इसका आईसीए का सोल्यूशन। ऊपर इसने इंडिया 34 का थोड़ा सा ज्ञान लिखा है, वो हम पढ़ते हैं बाद में, बट पहले सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट का। If employer contribution to government sponsored insurance funds are assessed on annual basis, जो हमें पता है annual basis में करते हैं, यहाँ पे बोला भी है annual basis में, the employer's related expense is recognized using an estimated average annual effective contribution rate ले रहे हैं in its interim financial statement. Even though a large portion of the payments have been made early in the financial year, accordingly it would work out an average effective contribution rate, account for the same accordingly in the interim financials। तो एक रेट निकाल के करेगा। फिर जो प्लान्ड ओवरऑल है दैट इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन लेटर पार्ट ऑफ द ईयर इज नॉट एंटिसिपेटेड फॉर इंटरिम रिपोर्टिंग पर्पस अनलेस एन इवेंट हैज कॉज्ड द एंटिटी टू हैव अ लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। की ऑब्लिगेशन हमारी स्टार्ट होगी लीगल कब होगी, जब हमारा जो वेंडर है उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके साथ हमने एग्रीमेंट भी कर लिया। अभी क्वेश्चन ने क्या कहा, हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करा है, सिलेक्ट नहीं करा, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, कोई एग्रीमेंट नहीं करा, तो इसलिए अभी हमारी लीगल भी नहीं हुई।
ना हमने कोई अनाउंसमेंट करी है पब्लिक में कि हम ये रेनोवेशन करेंगे, ना आपने अपने शेयर होल्डर्स को बताया है, जो हमारे इंटेंडेड यूजर्स हैं उनको बताया, तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी नहीं है। तो mere intention of necessity to incur expenditure related to the future is not sufficient to give rise to an obligation। तो सिर्फ एक इंटेंशन है कि हम, या नेसेसिटी भी है, चलो ठीक है ऑफिस बिल्डिंग को रिक्वायरमेंट है, बट सिर्फ इंटेंशन होना इसको ज़रूरी नहीं है कि हम फ्यूचर में करेंगे। क्योंकि लेट से एक ऑफिस बिल्डिंग है, हमने इसका रेनोवेशन करना है, इसमें वाटर लीकेज हो रही है, या वो सीलन आ गई, इसमें वाटर लीकेज हो रही है, तो हमने एक इसका वेंडर सेलेक्ट भी कर लिया, देख भी लिया, बट इसको कहा कि अभी काम नहीं कराएंगे, 6 महीने बाद कराएंगे, साल बाद कराएंगे, भी पक्का नहीं है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर अभी नेसेसिटी तो है, बट अभी हमने करना स्टार्ट नहीं करा, कोई हमारा इवेंट नहीं हुआ जिससे हमारी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए। थर्ड, बोनस से रिलेटेड क्या कहता है? बोनस इज एंटिसिपेटेड फॉर इंटरिम रिपोर्टिंग पर्पस ओनली। बोनस एक लीगल ऑब्लिगेशन है, या पास्ट प्रैक्टिस की वजह से बोनस एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गया कि कंपनी के पास नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बट टू मेक द पेमेंट, देना ही पड़ेगा पैसा। और इसका एस्टीमेट हम लगा सकते हैं इंडेक्स 90 के हिसाब से, रियल एस्टीमेट भी हम लगा सकते हैं। तो एस्टीमेट हमने बताया 10% लगा सकते हैं। तो अ लाइबिलिटी फॉर बोनस may arise out of legal agreement or constructive, because of which it has no alternative. Bonus liabilities accrued in interim report on the same basis as they are accrued for annual financial statement. In the instant case, bonus liability of 10% operating profit for the unit may be accrued. In the given cases, the company has past record of declaring the bonus every year since the may the same may be accrued using a reasonable estimate, और ये इसके हम इंटरीम रिपोर्ट्स में कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऊपर ये क्या कहता है, जो इसकी थ्योरी है ज़्यादा खास नहीं है, बस हमने आंसर तो दे ही दिया। इंडिया 34 कहता है एंटिटी शैल अप्लाई द सेम अकाउंटिंग रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल्स इन इट्स इंटरिम एफएस एज आर अप्लाइड इन एनुअल एफएस। कहने का मतलब जो हमारे इंटरिम में हम अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ कर रहे हैं और एनुअल में कर रहे हैं, वो होनी चाहिए कंसिस्टेंट। सेम अकाउंटिंग रिकॉग्निशन मेजरमेंट पॉलिसीज प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फर्दर ये क्या कहता है, interim financial statements state that assets the same test for future economic benefit apply at interim date and at the end of entity's financial year. Cost that may by nature would not qualify as asset at financial year would not be qualified as interim dates either. Liability at the end of interim reporting किसी काम का नहीं है ज़्यादा, मतलब थ्योरी इतनी काम की नहीं है, छोड़ दो उसे, बस आंसर हमें पता चल गया लॉजिक्स के साथ। दिस वॉज अवर क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर हमारा खत्म होता है। इंडेक्स 34 इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स।